Good morning everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 324 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को हैप्पी दिवाली। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत वित्त रिपोर्ट जारी की है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। देखिए, हाल ही में भारतीय वित्त रिपोर्ट जो जारी की है वो है जारी की है सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो आरबीआई करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वित्त रिपोर्ट का पहला संस्करण सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग द्वारा प्रकाशित किया गया और रिपोर्ट में भारत के गैर बैंक वित्त कंपनी क्षेत्र का जायजा लिया गया है, जिसे छाया बैंकिंग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए बैंक वित्त पोषण में वृद्धि पर चिंता जताई है। तो इम्पोर्टेंट इसमें वही है, सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, भारत वित्त रिपोर्ट जारी की उसने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में सत्य कथन है। एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका गठन एनआईए अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। यह राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच कर सकती है क्या? सत्य कथन कौन सा है इसमें? बिल्कुल, राज्यों की अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच कर सकती है। सी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए करेक्ट है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से परमिशन ले लेती है ये। तो डी है इसका आंसर। देखिए, एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत है। तो पहला सही है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। तो दूसरा वाला भी सही है। एजेंसी को गृह मंत्रालय के लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है। तो तीसरा वाला भी सही है। सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है आंसर। इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तीसरा प्रश्न है, मैंग्रोव वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंग्रोव के संबंध में देखिए, ये कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में नहीं उगते। मैंग्रोव वन पृथ्वी के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये समुद्र द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करते हैं। ये तटरेखा को स्थिर करते हैं क्या? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल, मैंग्रोव वन तटरेखा को स्थिर करते हैं और समुद्र द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करते हैं। मैंग्रोव वन पृथ्वी के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में उगते हैं। तो गलत है पहला स्टेटमेंट और यही अपना आंसर होगा। देखिए, मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है जो ग्रह के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पेड़ धीमी गति से बहने वाले पानी के साथ कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में उगते हैं। तो पहला कथन गलत है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों के ये पारिस्थितिक तंत्र संरक्षित समुद्र तटों और मोहल्लों की सीमा से लगे हैं। ये तटरेखा को स्थिर करते हैं और समुद्र द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करते हैं। जमीनी स्तर पर ओजोन किससे बनती है? जमीनी स्तर पर ओजोन बनती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, बाष्पशील कार्बनिक यौगिकों से। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग एक शब्द है जिसका उपयोग वायु प्रदूषण का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो वायुमंडल में कुछ रसायनों के साथ सूर्य के प्रकाश की बातचीत का परिणाम है। फोटोकेमिकल स्मॉग का प्राथमिक घटक है ओजोन, जबकि समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वह पृथ्वी को हानिकारक यूवी विकिरण से बचाती है। वहीं जमीनी स्तर पर जो ओजोन है वो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जमीनी स्तर पर ओजोन तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से वाहन से जो ऑटोमोबाइल से निकलते हैं
और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों वाले वाहन उत्सर्जन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी पेंट, सॉल्वेंट, प्रिंटिंग स्याही, पेट्रोलियम उत्पाद और वाहन। चलिए, पांचवा प्रश्न है, भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्ष है और उसने कई क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है कि हमें इस कन्वेंशन के संदर्भ में इन साइटों को कैसे बनाए रखना चाहिए? बताइए इनमें से रामसर कन्वेंशन का सबसे अच्छा वर्णन। सभी साइटों को बिना किसी दोहन के लिए एक अवधि के लिए संरक्षित करें और फिर भावी पीढ़ियों को उनका पूरा उपयोग करने की अनुमति दें। सभी साइटों को मनुष्य के लिए पूरी तरह से दुर्गम रखें ताकि उनका शोषण ना हो। पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से सभी स्थलों का संरक्षण करें और केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दें। पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से सभी साइटों का संरक्षण करें और उनके साथ एक टिकाऊ उपयोग की अनुमति दें। कौन सी व्याख्या करेगा रामसर कन्वेंशन की? मनोरंजन वाला हटा दीजिए, पूरी तरह से दुर्गम रखे ताकि उनका शोषण ना हो, ये भी गलत है। भावी पीढ़ियों को उनका उपयोग करने की अनुमति दे, ये भी गलत है। डी वाला सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से सभी साइटों का संरक्षण करें, उनके साथ एक टिकाऊ उपयोग की अनुमति दें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो डी करेक्ट है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने वैश्विक तपेदिक यानी टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें 2022 में दुनिया भर में टीबी के उच्च बोझ पर प्रकाश डाला गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश टीबी से संक्रमित शीर्ष 5 देशों में शामिल नहीं है? तो भारत और उसके पड़ोसी देश भी टीबी से संक्रमित शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं, भारत के 2 पड़ोसी देशों को छोड़कर। देखिए, पाकिस्तान भी है इसमें शामिल। भारत भी इसमें शामिल है। चीन भी इसमें शामिल है। नेपाल नहीं है इसमें और भूटान भी नहीं है, तो सी है आंसर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें 2022 में दुनिया भर में टीबी के उच्च बोझ पर प्रकाश डाला गया। यह 2022 में कोविड-19 के बाद एकल संक्रामक एजेंट से मौत का दुनिया का दूसरा प्रमुख कारण था 2022 में। HIV एड्स की तुलना में टीबी के कारण लगभग 2 गुनी मौतें हुई और हर साल 10 मिलियन से अधिक लोग टीबी से बीमार पड़ते रहते हैं। 2022 में दुनिया के 87% टीबी मामलों के लिए 30 बोझ वाले टीबी देश सामूहिक रूप से जिम्मेदार थे। उनमें शीर्ष 8 देखें, शीर्ष 8 तो भारत तो है ही है। भारत के अलावा इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कांगो गणराज्य शामिल हैं। ठीक है, तो नेपाल वाला ऑप्शन नहीं होगा उसमें। और भारत में जो है मृत्यु दर का अनुपात 12% बताया गया, जो दर्शाता है कि देश में टीबी के 12% मामलों में मृत्यु हुई। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2022 में भारत में 3,42,000 टीबी से संबंधित मौतें हुई, जिनमें 3,31,000 HIV नकारात्मक व्यक्ति थे। इनमें केवल HIV पॉजिटिव कितने थे? 11,000। क्लाई चेप्सक्वाय ज्वालामुखी हाल ही में खबरों में रहा, कुछ दिन पहले भी ये एक प्रश्न डाला गया था। कहाँ स्थित है ये रूस का है, रूस के कामचटका प्रायद्वीप। डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में क्लाई चेप्सक्वाय ज्वालामुखी फट गया। यह कामचटका के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है और 4,750 मीटर की ऊंचाई के साथ ये दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह एक मध्य क्रेटर के साथ कटा हुआ शंकु ज्वालामुखी बनाता है और यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है और 1700 के बाद यह 50 से अधिक बार फूट चुका है। ठीक है, सन 1700 के बाद।
5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत में यह आयोजित किया है कर्नाटक के बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कर्नाटक बेंगलुरु में आयोजित किया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन जो यह है वो संयुक्त राष्ट्र का निकाय है जो कॉफी के आर्थिक महत्व को उजागर करने पर केंद्रित है। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑपरेशन ऑल क्लियर संबंधित है असम से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, ऑपरेशन ऑल क्लियर का उद्देश्य 1990 के दशक में असम में उग्रवादी समूहों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करना था। यह जो ऑपरेशन है वो भारतीय सेना और असम पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में है तो याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया है, देश की राजधानी में। डी है इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया और आयोजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में बढ़ावा देना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करना। और इस आयोजन का उद्देश्य भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना और देश की विविध खाद्य संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। यह खाद्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और स्थिरता के महत्व को भी रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की जो हाल ही में खबरों में थी? बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल मारक क्षमता है इसकी 8000 किलोमीटर, यानी ये ICBM हो गई। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम है। 8000 किलोमीटर की रेंज में तो दूसरा महाद्वीप आ ही जाता है। यह है रूस की मिसाइल। डी है इसका आंसर। देखिए, यह एक पनडुब्बी, रूसी पनडुब्बी से लॉन्च की गई नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में इसका जो है नया सफल परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल का विकास रूस ने किया था 1998 में। इसे मॉस्को के परमाणु तरे की रीढ़ माना जाता है जिसकी मारक क्षमता लगभग 8000 किलोमीटर है, लगभग 5000 मील। और यह 3 चरणों वाली एक ठोस ईंधन मिसाइल है, कई हथियार ले जाने में सक्षम है ये। ठीक है, तो इन मिसाइलों का समय पर टाइम टू टाइम जो है इनको अपग्रेडेशन के लिए कुछ ना कुछ इनमें चीज़ें ऐड की जाती हैं और न्यूज़ में आ जाती हैं। और बेस आधार प्रश्न यही बन जाएगा कि किसकी है ये, किस देश की है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो फेफड़े होते होंगे। ऑक्टोपस गलफड़े होते हैं, स्क्विड गलफड़े होते हैं, क्लाउनफिश गलफड़े होते हैं, वेल एक मैमल है, फेफड़े होते हैं इसमें। डी। देखिए, गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। गलफड़े पानी में घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश, टेडपोल, झींगा आदि में गलफड़े पाए जा सकते हैं। व्हेल में श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़े होते हैं, यानी लंग्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट विभिन्न जानवरों और उनके श्वसन अंग है। ठीक है, जैसे कि केंचुए का श्वसन अंग त्वचा है, व्हेल का श्वसन अंग फेफड़े, मकड़ी स्कॉर्पियन का श्वसन अंग फुफ्फुस यानी फेफड़े, कॉकरोच का श्वास नली, टेडपोल मछली, झींगा गलफड़े, मेढक का त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ों से भी, और मुख गुहा से भी सांस लेता है। ठीक है, पानी में होगा तो त्वचा से सांस लेगा, जमीन पर होगा क्योंकि ये वो है उभयचर, जमीन पे होगा फेफड़ों से सांस लेता है, मुख गुहा से भी सांस ले सकता है। बाकी उभयचर स्तनधारी और पक्षी में फेफड़े होते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का काम कई बार बताया टेस्ट सीरीज में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, परमाणु अभिक्रिया को रोकना। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, ए है इसका आंसर।
देखिए, भारी जल जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन समस्थानिक से बना जल होता है, जिसका द्रव्यमान सामान्य जल यानी H2O से दोगुना होता है। भारी जल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, हालांकि यह सामान्य जल की तुलना में बहुत कम मात्रा में है, और यह आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया जा सके। तो विकल्प ए करेक्ट है। ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन जमाएगा? इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट प्रश्न। विटामिन के इसका आंसर है सी। देखिए, विटामिन के वह विटामिन है जो हरी पत्तीदार सब्जियों, फूल गोभी और ब्रसल स्प्राउट में पाया जाता है। शरीर में विटामिन के रक्त का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह नवजात बच्चों में रक्त को पतला करने के असर को उत्क्रम करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन बच्चों में आवश्यक रूप से विटामिन के नहीं होता, उनमें रक्त के थक्के जमने की समस्या के उपचार के लिए और उपचार के दौरान रक्त बहाव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। एक पौधे की कोशिका किसकी बनी होती है? एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की, लिपोप्रोटीन की। ये सेलुलोज की बनी होती है, स्कूल में ही पढ़ा होगा आपने। ये है इसका आंसर। देखिए, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल, वो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला स्थूल अणु है, और सेलुलोज तंतु यानी फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे रैखिक बहुलक होते हैं। ये तंतु यानी फाइबर लगभग 40 के बंडलों में एकत्रित होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिब्रिल कहा जाता है। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।